वेलकम बैक गाइस। आज हम बात करेंगे संडे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में जो 25 तारीख का द हिंदू है। तो उसका ये जो साइंस का पेज है कुछ इस तरह से है। प्लीज़ वॉच इट केयरफुली। यही न्यूज़ को हम जूम इन करेंगे और उसके साथ साथ दो दूसरे न्यूज़ है जो मुझे लगे कि अच्छे हैं हमारे लिए, तो उसके ऊपर भी फोकस करेंगे। तो सबसे पहला न्यूज़ है, इट इज़ अबाउट साइंटिस्ट फ्रीजिंग ग्रेट बैरियर रीफ टू प्रोटेक्ट इट। अब उसका जो प्रोटेक्शन है या रेस्टोरेशन है उसके बारे में ये पूरी न्यूज़ है। तो उसमें ऐसा कहा गया है कि साइंटिस्ट ने कुछ लार्वा को पकड़ के लैब के अंदर फ्रीज किया है एट क्रायो टेम्परेचर पे। कितने टेम्परेचर पे? क्रायो टेम्परेचर पे। राइट, तो उसके बारे में चलिए डिटेल में देखते हैं। और उसके पहले हमने 4 दिसंबर को एक करंट अफेयर का वीडियो बनाया था संडे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में, जिसमें हमने ब्लैक कोरल के बारे में बात करी थी। सो प्लीज़ वॉच इट। एंड अगर आपको वो वीडियो नहीं कहीं पे दिख रहा तो दैट वुड बी द फर्स्ट लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। सो प्लीज़ वॉच दैट। और वो आपके एमसीक्यू के लिए ज़्यादा काम में आएगा। नाउ यहाँ पे ये जो नई मेथड है उसमें ऐसा है कि जो कोरल लार्वा है ना, व्हाट आर कोरल लार्वा। तो कोरल लार्वा ऐसा होता है कि जब कोरल का एग और स्पर्म ज्वाइन हो जाता है तो फिर जाके जो बनता है उसको कोरल लार्वा कहते हैं, जो थोड़े टाइम के लिए ओशन के अंदर फ्लोट करता रहता है, फिर धीरे धीरे आफ्टर सर्टेन वीक्स वो ओशन फ्लोर के अंदर चिपक जाता है और फिर वहां से पूरा कोरल का ब्लॉक बनता है। तो पहले कोरल का ब्लॉक बनेगा, फिर ब्लॉक से कोरल की कुछ कॉलोनी बनेगी, और फिर आगे जाके अगर कॉलोनी और ज़्यादा एक्सपांड हो रही है तो फिर जाके आगे हमें रीफ मिलेगी। तो इस हिसाब से पूरा कोरल का फॉर्मेशन होता है। तो यू शुड बी केयरफुल अबाउट इट, क्योंकि जीपीएस यूपीएससी कोरल के बारे में कुछ क्वेश्चंस पूछती ही रहती है, हर एक नहीं तो दूसरे ईयर क्वेश्चंस आते रहते हैं। राइट, और जो कोरल के ऊपर जो प्रेजेंट थ्रेट है, वो सबसे बड़ा थ्रेट जो है वो है टेम्परेचर चेंजेस का। और टेम्परेचर चेंजेस की वजह से कोरल में क्या हो रहा है? ब्लीचिंग हो रही है। तो द ग्रेट बैरियर रीफ हैज सफर्ड एटलीस्ट 4 ब्लीचिंग इवेंट इन लास्ट 7 ईयर्स। और उसमें जो फर्स्ट जो ब्लीचिंग हुआ था वो हुआ था लानीना की वजह से। ना, लानीना के बारे में आपको पता होगा कि वो ठंडा टेम्परेचर लेके आती है। और उसके सामने दूसरा फिनोमेना है, उसको कहा जाता है एल नीनियो। जो एल नीनियो है वो हॉट टेम्परेचर ले आता है या तो फिर वार्मर टेम्परेचर ले आता है। तो एल नीनियो ला नीनिया का इंडियन रेनफॉल के ऊपर क्या इम्पैक्ट है वो भी आपको पता होना चाहिए। राइट, अगर वो पता नहीं है तो प्लीज़ रीड अबाउट इट, और अगर पता है तो राइट इट डाउन इन अ कमेंट सेक्शन। वी वुड बी मच हैप्पी एंड वी वुड अप्रिशिएट इट। नाउ तो ये लानिनिया और एल नीनियो की वजह से जो हुआ वो हुआ कोरल का ब्लीचिंग हुआ। क्या हुआ? ब्लीचिंग। और ब्लीचिंग सभी को पता होगा कि ब्लीचिंग में क्या होता है कि जो अपर लेयर होता है वो पूरा पूरा वॉश अवे हो जाता है या तो डिस्ट्रॉय हो जाता है। बट कोरल का ब्लीचिंग कुछ अलग है। कोरल के अंदर दो चीज रहती है, एक होता है पॉलिप, राइट, साथ में होता है जूजेंथेली। और जो जूजेंथेली है वो एक algae है जो कोरल को क्या देता है? कलरेशन देता है। जब जूजेंथेली कोरल को कलरेशन देगा और कोरल जब स्ट्रेस में आता है तब जाके कोरल, ये जो पॉलिप होता है वो जूजेंथेली को रिपेल कर देता है, मतलब उसको अपनी कॉलोनी से निकाल देता है। जब ये जूजेंथेली निकल जाएगा तो उसके साथ आया हुआ जितना भी कलर है वो भी निकल जाएगा। तो इसको हम डीकलरेशन ऑफ कोरल भी कह सकते हैं, या तो फिर उसको कोरल का ब्लीचिंग कहते हैं। एंड कोरल ब्लीचिंग इज नॉट एग्जैक्टली द डेथ, बट ये हमारे लिए एक अलार्मिंग सिचुएशन की कि अब जाके हमें कोरल को बचाना पड़ेगा। अगर अब जाके हमने कोई भी एक्शन नहीं लिया तो फिर कोरल का डेथ हो जाएगी, और कोरल की डेथ होने के बाद हम उसको रिवाइव नहीं कर पाएंगे। जब तक ब्लीचिंग है तब तक हम उसको रिवाइव कर पाएंगे, जब ब्लीचिंग खत्म हो जाएगा, वो कोरल खत्म हो जाएगी, तब जाके हम उसको रिवाइव नहीं कर पाएंगे। और इसको बचाने के लिए ये जो प्रोटेक्टिव मेजर्स है उसके लिए उन्होंने यूज़ की है टेक्नोलॉजी, उसका नाम है क्रायो मैश। कौन सी टेक्नोलॉजी? क्रायो मैश टेक्नोलॉजी यूज़ की है, जो लैब के अंदर इस तरह से यूज़ किया है कि उसका जो टेम्परेचर है वो 196 डिग्री माइनस पे रखा जाता है। जब 196 डिग्री माइनस पे हम रखेंगे तब जाके कोरल के ऊपर आने वाली जो भी आपत्ति है वो वगैरह स्टॉप हो जाएगी। कोरल की खुद की बायोलॉजी वहां पे पॉज हो जाएगी और कोरल जो है वो डॉर्मेंट सिचुएशन में चली जाएगी, ताकि उसके ऊपर जो भी दिक्कतें आ रही है वो ना आए। और ये लैब ट्रायल के हिसाब से हमने कोरल का जो रेस्टोरेशन है बहुत ही फास्ट किया है। राइट, तो अभी फिलहाल ये जो भी टेक्नोलॉजी है वो अपने नासन स्टेज पे है। तो देखते हैं अब आगे जाते जाते हमें कितनी सक्सेस मिलती है। पहले हमने ये क्रायोमैश का उपयोग किया था सबसे पहले, बट वहाँ पे हम सक्सेसफुल नहीं रहे थे। अब दूसरी बार हम उपयोग कर रहे हैं, लेट्स सी उसमें क्या होता है। इसके पहले हमने क्रायोमैश का यूज़ किया था, बट वो जो है वो हमने हवाईयन कोरल के ऊपर किया था।
और फिलहाल जो हम कर रहे हैं वो ग्रेट बैरियर रीफ के ऊपर कर रहे हैं। नाउ हवाईन पे जब हमने किया था तो वहाँ पे हमारा ट्रायल फेल गया था, बट राइट नाउ इवन एम्स के जो भी साइंटिस्ट है वो भी इसके साथ जुड़े हैं। उसके अलोंग जो भी बैरियर रीफ के दूसरे फाउंडेशन मेंबर्स है वो भी उसके साथ जुड़े हैं। तो अब हम ट्राई कर रहे हैं कि ये जो ट्रायल हो हमारा सक्सेसफुल जाए, और ट्रायल अगर सक्सेसफुल हो गया तो देन वी कैन डू रियली गुड रेस्टोरेशन फॉर द कोरल। और कोरल को अगर हमने बचा लिया तो हम काफ़ी ज़्यादा ओशनिक बायोडाइवर्सिटी को बचाएंगे, राइट। तो ये जो पूरा करंट अफेयर्स है हमें कितनी चीज़ें पता चली। तो सबसे पहली चीज़ हमें पता चली कि देर इज समथिंग कॉल्ड कोरल लार्वा। सेकंड चीज़ हमें पता चली कि एल नीनियो या तो फिर ला नीनिया का इम्पैक्ट होता है कोरल के ऊपर। तीसरी चीज़ हमें पता चली कि कोरल का ब्लीचिंग हो रहा है। चौथी चीज़ हमें पता चली कि कोरल को रिस्टोर भी कर सकते हैं हम। और जो रिस्टोरेशन के लिए अभी कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, हम क्रायो मैश यूज़ कर रहे हैं, राइट। एक बार फेल हुआ था बट अब वी आर ट्राइंग कि अब जाके वो फेल ना हो जाए। तो ऐसी चीज़ें के बारे में हमें ये करंट अफेयर से पता चलता है। ओके, आई होप यू लाइक इट। नाउ जो हमारा सेकंड करंट अफेयर है, इट इज़ अबाउट न्यूट्रिएंट सप्लीमेंट्स एंड देयर लिंक विद द स्मार्टनेस। जो चिल्ड्रन है वो उसको हम स्मार्टनेस किस हिसाब से मेजर करते हैं, तो जनरली उनकी स्मार्टनेस जो है हम आईक्यू के हिसाब से मेजर करते हैं। और आईक्यू जो है उसका जो फुल फॉर्म है दैट इज इंटेलिजेंट क्वोशंट। नाउ आईक्यू, उसका सीधा ही रिलेशन किसके साथ है, टू थिंक विद द रीजन, राइट। अब रैशनल थिंकिंग आपका है कि नहीं, उसके साथ सीधा उसका रिलेशन है। ना ऐसा कहा गया है कि सर्टेन साइंटिस्ट हैव फाउंड आउट दैट अगर उनकी न्यूट्रिशन कैपेसिटी बहुत ही खराब रहती है या तो फिर न्यूट्रिशन अगर पुअर रहता है तो फिर उनका जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है विच हैज डायरेक्टली लिंक विद द इंटेलिजेंट क्वोशंट विच विल फॉल डाउन। और अगर हमने अच्छे से न्यूट्रिशन को काउंटर किया तो फिर ये जो स्मार्टनेस है वो धीरे धीरे बढ़ सकती है। और यहाँ पे स्मार्टनेस में दिक्कत क्या है कि अभी फिलहाल जो भी हमारी पॉलिसी है, पॉलिसीज आर ऑल अबाउट माल न्यूट्रिशन विच कवर ओनली टू थिंग। तो एक चीज वो कवर करते हैं उसका नाम है स्टंटिंग विच इज लो हाइट फॉर एज, और दूसरा है वेस्टिंग विच इज लो वेट फॉर हाइट। ये दो ही हम माल न्यूट्रिशन के ऊपर फोकस करते हैं। बट व्हाट अबाउट लोअर कैपेसिटी डेवलपमेंट, वो भी एक तो माल न्यूट्रिशन ही है क्योंकि उसका सीधा रिलेशन किसके साथ है, न्यूट्रिशन के साथ है। सो राइट नाउ ऐसी चीज है कि अगर हमने न्यूट्रिशन को अर्ली, अगर हमने उसको टारगेट कर लिया तो फिर वो आगे जाके यूथ के लिए बहुत अच्छा होगा। और अगर गलती से भी उसके ऊपर भी थोड़ा ध्यान नहीं रहा और लैकिंग आ गई तो माइट पॉसिबल कि इंडिविजुअल्स जो की कैपेसिटी है वो कैपेसिटी काफ़ी कम हो जाए। और अगर कैपेसिटी कम हो जाएगी तो हमारे जो नेशनल जीडीपी है उसके ऊपर सीधी इम्पैक्ट देखने मिलेगी। और ये जो मेजर न्यूट्रिएंट्स है या माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है वो कौन से है, तो एक है आयन, दूसरा आयोडीन, फिर विटामिन बी, और उसके साथ विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी है। तो वो सारे न्यूट्रिएंट्स आर वेरी वेरी मच नेसेसरी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द ब्रेन, और उसके ऊपर हम प्रॉपरली ध्यान नहीं दे रहे। फिलहाल जो भी हमारा ध्यान है या तो फिर हमारा लो हाइट या लो वेट के ऊपर ध्यान है, बट वी आर नॉट फोकसिंग अबाउट द हिडन हंगर। नाउ इट इज अ पार्ट ऑफ अ हिडन हंगर। एंड आपको पता होगा कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के अंदर हिडन हंगर आती है। और वो हिडन हंगर क्या है, तो हिडन हंगर इज द डेफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन सर्टेन इंडिविजुअल। हम जो यहाँ पे बात करें वो सिर्फ हम वेट के बारे में बात करें, हाइट के बारे में बात करें, बट वी आर इग्नोरिंग दी मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट दैट इज आवर ब्रेन। सो ब्रेन डेवलपमेंट इज वेरी मच नेसेसरी फॉर एनी काइंड ऑफ इंडिविजुअल्स ग्रोथ एंड दैट शुड बी कैटर्ड। अगर वो हमने ध्यान से नहीं दिया तो फिर जो इंडिया का यूथ है, यूथ पूरा हमारा लायबिलिटी बन जाएगा। और हमें यूथ को क्या बनाना है, हमें यूथ को एसेट बनाना है। और क्यों हमें एसेट बनाना है, बिकॉज बाय द ईयर 2041 इकोनॉमिक सर्वे 2017 का ऐसा कहना था कि इंडिया विल रीच द पीक ऑफ डेमोग्राफिक डिविडेंड, राइट। तो पीक ऑफ डेमोग्राफिक डिविडेंड वहां पे हमें अगर रिप ऑफ करना है तो वी शुड इंश्योर दी यूथ डेवलपमेंट। तो जो यूथ हमारा है वो हमारे लिए एसेट बनना चाहिए, लायबिलिटी नहीं बनना चाहिए, राइट। तो मैसेज इज क्लियर कि पॉलिटी जो हमारी अभी फिलहाल चल रही है वो पॉलिटी के अंदर वी हैव टू फोकस अपॉन दी कॉग्निटिव डेवलपमेंट, राइट। अगर हमने कॉग्निटिव डेवलपमेंट के ऊपर फोकस किया तो वी कैन क्रिएट सर्टेन कैपिटल, अगर नहीं किया तो देयर विल बी लायबिलिटीज ओनली।
राइट। तो ये हमारा आज का दूसरा करंट अफेयर था। उसके बाद हमारा जो थर्ड करंट अफेयर आता है, इट इज अबाउट डायबिटीज एंड इंटरमिटेंट फास्टिंग। नाउ इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में आपको पता होगा कि एक टाइम पे अगर आपने खा लिया है तो फिर देन सर्टेन आवर्स के लिए आप नहीं खाते, एंड उसके बाद बॉडी को थोड़ा रीसेट करने के लिए टाइम देते हो, डाइजेस्ट करने के लिए टाइम देते हो, देन यू स्टार्ट ईटिंग। तो ये इंटरमिटेंट फास्टिंग हो गया। जनरली हम इंटरमिटेंट फास्टिंग कैसे करते हैं कि शाम को 6-7 बजे बाय द टाइम ऑफ सूर्यास्त हम खा लेते हैं, और फिर सीधा ही 10-11 बजे सुबह, दूसरे दिन सुबह 10-11 बजे खाएंगे जब सनराइज अच्छे से हो जाता है। तो बीच का ये जो 15-16 घंटे का जो ये फास्टिंग है उसको कहा जाता है इंटरमिटेंट फास्टिंग। अब यही चीज डायबिटीज के लिए हमने ट्रायल किया था। डायबिटीज में कैसा रहा कि अ स्मॉल ट्रायल हैज बीन डन, और उसमें ऐसा कहा गया कि ये जो कैलोरी रिस्ट्रिक्टेड जो डाइट है उसकी वजह से टाइप 2 डायबिटीज कंट्रोल में आया है, एंड नियरली उसका रेमिशन 50% हो गया है। नाउ द क्वेश्चन कम्स, व्हाट इज टाइप 1 डायबिटीज एंड टाइप 2 डायबिटीज? तो टाइप 1 डायबिटीज जो है वो जेनेटिक होता है। जेनेटिक होना मतलब कि इट गिव्स अस सर्टेन काइंड ऑफ सिम्टम्स अर्ली इन द लाइफ। मतलब आपको 15 साल, 10 साल, 12 साल, 16 साल में पता चल जाएगा कि आपका ब्लड शुगर जो है वो बहुत ही हाई है, आपकी बॉडी नेचुरली इंसुलिन नहीं बना रही है। और उसके सामने दूसरा आता है टाइप 2 डायबिटीज, जो लाइफस्टाइल रिलेटेड है, कि आपकी लाइफस्टाइल में शुगर का इंटेक बहुत ही हाई है, बट शुगर एब्जॉर्प्शन या तो फिर शुगर कंजम्पशन का रेशियो बहुत ही कम है, बिकॉज आपका जो जीवन है बहुत ही इजी हो गया है, सामान्य हो गया है, आसान हो गया है। कोई भी प्रकार की आप एक्सरसाइज वगैरह नहीं करते, ना ही रनिंग करते हैं, तो जो स्वेटिंग हमारा होना चाहिए, जो बॉडीली शुगर यूज होनी चाहिए, वो यूज नहीं हो रही है। एंड दैट्स वाई क्या हो रहा है कि टाइप 2 प्रकार का डायबिटीज बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। अब ये टाइप 2 प्रकार का डायबिटीज जितना ज्यादा बढ़ेगा, उतना ज्यादा हमारी जो इम्यून सिस्टम है वो खराब होती जाएगी, हमारे अंदर के ऑर्गन है वो धीरे धीरे फेल हो सकते हैं। तो ये सारी चीजें तकलीफ में आ सकती है। सो वी शुड बी केयरफुल अबाउट इट। और इंडिया तो अभी फिलहाल डायबिटीज कैपिटल भी बन रहा है, एंड यू मस्ट बी नोइंग कि गुजरात जो है वो भी डायबिटीज में भी सबसे आगे है। डेवलपमेंट में आगे हो या हो ना हो या ना हो, बट हम डायबिटीज में तो जरूर ही आगे हैं। सो दैट शुड बी, वी हैव टू लुक फॉर इट ना। जितने भी ये पार्टिसिपेंट थे उन्होंने क्या किया कि सारे ड्रग्स को बंद कर दिया, जो भी वो दवाई वगैरह ले रहे थे वो सारा बंद कर दिया, और फिर ये जो इंटरमिटेंट फास्टिंग है वो उन्होंने अप्लाई किया। जब इंटरमिटेंट फास्टिंग अप्लाई किया तो यू वोंट बिलीव कि जो टाइप 2 डायबिटीज है उसमें बहुत ही ज्यादा कमी दिखाई दी, और एटलीस्ट वो 1-1 साल तक उन्होंने दवाई लेने की जरूरत नहीं पड़ी जब तक उन्होंने ट्रायल चालू रखा तो। बट हमें पता है यार, हम इंसान है, एट द एंड ऑफ द डे हमें भी मजा आ जाता है खाने के लिए, और कोई कोई लोग तो खाने के लिए ही जीते हैं। तो फिर तो टाइप 2 डायबिटीज इनएविटेबल है। तो क्या करेंगे? बस कुछ नहीं, दवाई लेते जाओ और फिर मजे करते जाओ। तो ये पूरा इंटरमिटेंट फास्टिंग के ऊपर था। सो इंटरमिटेंट फास्टिंग हैज डायरेक्ट रिलेशन विद द टाइप 2 डायबिटीज एंड इट्स कंट्रोल। सो ये जो हमारा ये पूरा है वो हेल्थ के ऊपर था। उसमें से कोई एमसीक्यू मुझे नहीं लग रहा कि कोई निकल सके, अगर निकल भी जाए तो छोटा मोटा एमसीक्यू होगा दैट यू वुड बी इजिली डील विद इट। उसके बाद जो थर्ड हमारा करंट अफेयर है, इट इज अबाउट स्ट्रेप्टोकोकस। अब जो स्ट्रेप्टोकोकस है वो, उसको GAS भी कहा जाता है, मतलब ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस। अब ये जो है वो एक बैक्टीरिया से फैलता है, राइट। उसको ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस कहते हैं, वो बैक्टीरिया से फैलता है। अब उसने क्या किया है, तो फिलहाल सर्टेन चिल्ड्रन की डेथ में रिजल्टेंट आया है। और वो शुरू कैसे हुआ? तो उसका सबसे पहला जो सिम्टम्स है दैट इज माइल्ड सोर, और फिर जाके फीवर वगैरह भी आता है। और अगर हमने ध्यान नहीं दिया तो माइट पॉसिबल कि इट कैन लीड टू सीरियस कंडीशंस लाइक मेनिंजाइटिस, और मेनिंजाइटिस के बाद डेथ भी हो सकती है। तो यहाँ पे लॉकडाउन से ऐसा हुआ कि चिल्ड्रंस आर बीइंग प्रोटेक्टेड, बट अब धीरे धीरे कैसा हुआ कि अब वापस से हमारा जो स्ट्रेप ए प्रकार का जो बैक्टीरिया है वो रीसर्फेस होना चालू हुआ है, एंड धीरे धीरे वो हमारे स्टूडेंट्स को या चिल्ड्रन को अफेक्ट कर रहा है, एंड रिसेंटली एटलीस्ट इट हैज किल्ड ओवर अ डजन ऑफ स्टूडेंट्स। तो ये भी हमें ध्यान रखने की जरूरत है। तो यहाँ से हमारा क्या एमसीक्यू निकल सकता है, जो ये ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस है वो किससे फैलता है? ए वायरस से, बी बैक्टीरिया से, सी बोथ, एंड डी नीदर वन नॉर टू। तो इस प्रकार के एमसीक्यू इसमें से निकल सकते हैं। तो हमारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी का करंट अफेयर इस संडे का यहीं पे खत्म होता है। आई होप यू लाइक द वीडियो, आई होप यू लाइक द कंटेंट। और हमारा यही प्रयास है कि हम बेहतर से बेहतर कंटेंट आपको प्रोवाइड करते जाए, बेहतर से बेहतर आपके साथ शेयर करते जाए।
सो प्लीज़ लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल, और फिलहाल जो हम ग्रो कर रहे हैं उसमें हमें मदद कीजिए। हम आपको भी कंटेंट प्रोवाइड करेंगे, आप हमारा वर्ड ऑफ माउथ से स्प्रेड कीजिए कि यस, कि TICS इज प्रोवाइडिंग सर्टेन गुड कंटेंट। और जो भी आपको सजेशन है, प्लीज राइट इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, वी विल अप्रिशिएट इट। एंड दैट बीइंग सेड, adios, bye bye, good day, hope to see you next time। चलो, see you all।